बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज जो हमारा हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम होगा, इस पर हम बात करेंगे कि मौसम बदलते ही आपकी स्किन के ऊपर आने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या कुछ बीमारियां होती हैं, इनकी वजूहात क्या होती हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। इसी तरह आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे क्लिनिकल ट्रायल के अंदर बेशुमार पेशेंट इन कंप्लेन के साथ प्रेजेंट होते हैं कि उनको खसरा है या इसके अलावा चिकन पॉक्स हैं या कोई वायरल इन्फेक्शन है और उसके साथ उसकी बॉडी के ऊपर स्किन डैमेजिंग है या स्किन रैश बने हुए हैं। इन सारे मामलात को हम डील किस तरह कर सकते हैं, इसकी प्रिवेंशन क्या हो सकती है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और फिर इसके साथ साथ जैसे कि हम देखते हैं डिफरेंट किस्म के एक्नी हैं, स्कार्स हैं, और फिर इसके अलावा जितनी भी हम देखते हैं एस्थेटिक प्रोसीजर्स के अंदर लोगों को डिफरेंट तरीक़ों के ऊपर एक मिसगाइड किया जाता है। कुछ मिथ्स हैं, उनको रियलिटी में कन्वर्ट कैसे करेंगे और लोगों को बताएंगे कि रियल स्किन की जो प्रोटेक्शन है वो कैसे की जा सकती है। इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। जो लोग सोशल मीडिया टूल्स को इस्तेमाल करते हैं या अपनी स्किन की प्रोटेक्शन को बेहतर जानते हैं या करना चाहते हैं, वो उनके नाम से बाखूबी वाकिफ़ हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और इसके अलावा सर की बेशुमार खिदमात हैं। जहाँ पे आप सर को गूगल करेंगे तो सर की खिदमात की लिस्ट आपके सामने होगी। सर, वेलकम टू द शो। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि जब भी हमने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने हमें फौरी टाइम दिया। सर, जैसे ही हम आपके सामने होते हैं तो हमें ये लग रहा होता है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो इतने सवाल होते हैं लोगों के और इतने हमारे अंदर से भी उठ रहे होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको इस तरह किया जाए कि ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। सर, जैसे ही मौसम चेंज होता है, गर्मी ख़त्म होती है, सर्दी का आगाज़ होता है, तो लोग जो है वो स्किन डिजीज़ के साथ ज़्यादा आना शुरू करते हैं। सेम के लोग ये कहते हैं कि इचिंग होती रहती है लेकिन स्किन पे कुछ भी नज़र नहीं आता। इसकी वजूहात क्या होती है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तनवीर, आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरी स्टूडेंट भी हैं, छोटे भाई भी हैं और हमेशा बहुत इज़्ज़त देती हैं। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। बात सबसे बड़ी ये है कि सर्दी जब आती है तो इसमें बीमारियां और हैं, गर्मी आती है बीमारियां और हैं, हब्स का महीना हो बीमारियां और हैं। सर्दी के साथ जिस तरह मौसम सर्दी का है और ये अभी 3-4 माह चलेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि स्किन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो स्किन ड्राई हो जाती है। ठीक। और ये आप बात एग्री करेंगे कि स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। बिल्कुल ऐसे, सर से पाँव तक स्किन ही स्किन है। स्किन ही स्किन है। और हम कहते होते हैं, मैंने पहले भी आपके 1-2 प्रोग्राम में कहा था कि द स्किन ऑफ द फेस इज द पासपोर्ट टू द सोसाइटी। बिल्कुल ऐसे सर। चेहरा ही है जिसको हम उठते हैं, आप उठते हैं, तैयार होते हैं, शेव करते हैं, बनाते हैं, करते हैं, सारे बाल बनाते हैं, मैं उठता हूँ, मैं करता हूँ, तो हम लोग सारे चेहरे पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब जब स्किन ड्राई होगी, सर्दी का मौसम होगा, हमारा वाटर इनटेक सर्दी में कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। ये आप एग्री करेंगे? ऐसे ही। जिस तरह गर्मियों में पसीना आता है, हब्स होता है, बहुत पानी पीते हैं, सर्दियों में वही हम जो गर्मियों में 3-3 लीटर पीते हैं लोग, वो सर्दियों में 1 लीटर पे आ जाते हैं। ऐसे ही सर। उसकी वजह से स्किन और ड्राई हो जाती है। जब भी स्किन ड्राई होगी, एक बात याद रखें, उसमें खारिश और इचिंग शुरू हो जाएगी। ठीक। यानी स्किन ड्राई होगी तो खारिश होगी ना। अगर स्किन वेट है, मॉइस्ट है, फिर खारिश तो नहीं होगी ना। सो ये असूल है कि सर्दियों में और ठंड में, जहाँ वो ममालिक हैं जहाँ रहता है माइनस में टेम्परेचर है, कनाडा में आजकल चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, रशिया में चले जाएं, जहाँ माइनस का टेम्परेचर है, वहाँ तो बंदों की स्किन में खारिश के अलावा होते ही कुछ नहीं, ड्राई जो है। इसलिए सबसे बड़ी बात जो एक देसी टोटका मैं अपने मरीजों को बताता होता हूँ कि दवाई तो बाद में देते ही देता हूँ, मैं कहता हूँ वो जो ड्राई स्किन है, इसको हम अपनी ज़बान में ज़ीरोसिस कहते हैं। ठीक। इसके लिए अपनी स्किन को मॉइस्ट रखें। मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स, लोशंस, जेल्स ये आप लगाते रहें। ऑइंटमेंट, स्किन इतनी सॉफ्ट रहेगी आपकी कि आप कहेंगे कि जी मुझे तो समझ ही नहीं आती कि जी। मेरे वालिद अल्लाह बख्शे गुलाम शबीर साहब, वो मरीज़ को कहते होते थे, यार ग्लिसरीन और एक्वारोज ये दोनों मिला के लगा लो, ग्लिसरीन ले लो और अर्क गुलाब, ये दो, दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं, महंगी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है,
बाजार जाएं, उसको कहो मुझे ग्लिसरीन चाहिए और अर्क गुलाब, उसको मिलाओ और पूरी बॉडी पे लगाओ दिन में 2 दफ़ा, सब ड्राइनेस खत्म और खारिश खत्म। ठीक है, ये तो हो गया ड्राइनेस का। ठीक। बीमारियां कौन सी होती हैं जो आपका क्वेश्चन था सर्दी में? जी सर। नंबर 1 एक्जिमा, ठीक है नंबर 2 फंगस जिसे दाद या ददरी कहते हैं सर। एक्जिमा को पंजाबी में चंबल कहते हैं सर। नंबर 3 स्केबीज जिसको वबाई खारिश कहते हैं सर। नंबर 4 अर्टिकेरिया सर। जिसको छपाकी तुतूड़े और त्रप्पड़ कहते हैं सर। नंबर 5 फोड़े फिंसियां दाने जो ये पूरी बॉडी पे ड्राइनेस के साथ निकल आते हैं सर। और कुछ बीमारियां हैं जो ड्राइनेस से बहुत बढ़ती हैं, सच है सोराइसिस। सर। सोराइसिस एक बीमारी है जिसको पंजाबी में लोग कहते हैं जी चंबल है, उर्दू में वैसे अपरस कहते हैं। ऐसे? तो मच्छी के चाने की तरह के छिलके बन जाते हैं, तो जैसे आप खुरचते हैं वो गिरते खुरते वो चाने गिरते हैं। सर में जो डैंड्रफ होती है ये भी सर्दियों में बढ़ जाती है, हैं। सर। सोराइसिस भी बढ़ जाती है। फिर एक बीमारी इक्थियोसिस होती है सर। जो कजन मैरिजेस में देखी जाती है। बिल्कुल तो ऐसे। मैं अपने हर प्रोग्राम में ये भी आज आपके फिर बताता चलूं कि हमें कजन मैरिजेस को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। अब वो जमाना खत्म हो गया, घर की लड़की घर का लड़का घर की जायदाद घर में रहे। अब तो ये बातें पुरानी थी जमाने की, अनपढ़ लोगों में होता था। अब हम सब पढ़ लिख गए हैं। 25 करोड़ की इस हमारे मुल्क की आबादी है, क्या हमें अच्छे लोग नहीं मिल सकते मुसलमान शादी के लिए? मिल सकते। चाहे लड़का वाला हो चाहे लड़की वाले हो, बिल्कुल। तो अच्छे बुरे तो हर सोसाइटी में होते हैं, लेकिन कजन्स जो हैं इनसे हमें थोड़ा इज्तनाब करना चाहिए शादी के वक्त, ताकि नेटवर्क भी आपका बढ़ता है। हाँ नेटवर्क भी बढ़े, लोगों के साथ आपके मिलना मिलाना बढ़े, आप और उनमें आपके बच्चे बड़े हेल्दी पैदा होंगे। कज़न मैरिजेज में ज़्यादातर बच्चे हेल्दी पैदा नहीं होते, कद छोटा रह जाता है, किसी की बिनाई कम हो जाती है जल्दी, बाल जल्दी गिर जाते हैं, उसका दिमाग उतना IQ लेवल अच्छा नहीं रहता। तो ये वो रीज़न है। खैर, तो स्किन में जो ये ड्राइनेस के साथ जो मैंने बीमारियों के नाम, बीमारियों तो और बहुत हैं, स्किन में भर जाती हैं, लेकिन ये अच्छा इसमें वायरल इन्फेक्शन भी आ जाती हैं। जी बिल्कुल। सर्दियों में जब वायरसेस का भी अटैक एक हो जाता है, चिकन पॉक्स है, मीजल्स हैं, मम्स है, खसरा है, लाकड़ा काकड़ा है, तो ये बीमारियां भी देखने में बहुत आती हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जब स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं या लोग ये चाहते हैं कि हम इस तरह की कोई क्रीम या ऑयल यूज़ करते हैं तो उसमें कलर में फ़र्क आना शुरू हो जाता है, लोग समझते हैं मेरा रंग काला हो जाएगा, तो इसको बचाव कैसे मुमकिन है? देखिए तनवीर, बात पता क्या है, बात ये होती है अल्लाह ने हर बंदे की स्किन का कलर डिफरेंट दिया है। सर। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ब्राउन है, कोई बहुत गोरा है, कोई बहुत डार्क है, ठीक है ना? पूरी दुनिया में आप जहाँ भी चले जाएं। ऐसे। सो मॉइस्चराइजर जो होते हैं ना वो रंग को काला गोरा नहीं करते। मॉइस्चराइजर के साथ थोड़ी बहुत स्किन में कलर में चेंज जरूर आती है, लेकिन वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं होती। और जो मॉइस्चराइजर्स मार्केट में अवेलेबल है ना, लेट से जो मेडिकेटेड हैं, जब तक आपका डॉक्टर आपको मशवरा ना दे आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब आप अगर मेरे पास आए और अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, और मुझे कहें डॉक्टर साहब मुझे मॉइस्चराइजर चाहिए, मैं आपको ज़रूर देखूंगा। मैं पहले आपकी स्किन टाइप देखूंगा सर, फिर आपकी वाइफ की स्किन टाइप, फिर आपके बच्चों की स्किन टाइप, फिर मैं वो आपको मॉइस्चराइजर अक्रॉस द बोर्ड। अगर आपकी स्किन ऑयली है, वाइफ की स्किन मीडियम है, बच्चों की स्किन ड्राई है, तो ये सारे एक ही मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं कर सकते, आपका और होगा उसका। तो जो आपने बात की है कि लोगों का जो ये कहना है कि जी वो लगा के हमारे रंग में चेंज आ जाती है, मॉइस्चराइजर जो होता है ना इसमें स्टीरॉयड है, ना इसमें एंटीबायोटिक है, ना मॉइस्चराइजर में एंटीहिस्टामीन है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। ये तो सिर्फ वो केमिकल्स हैं जिन्होंने स्किन को मॉइस्ट रखना है। ठीक है। जिस तरह मैंने आपको ग्लिसरीन और अर्क गुलाब का कहा, यानी इन्होंने ड्राई होने से बचाना है। इन्होंने आपको ड्राई होने से बचाना है। अच्छा सर, जो डिहाइड्रेशन होती है या ये स्किन को ड्राई कितना करती है, और साथ में अगर हम मॉइस्चराइज भी करें लेकिन हाइड्रेशन प्रॉपर ना लें तो क्या दोनों में कोई फर्क आ सकता है या ठीक होगा? मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे यही बात कर रहा था, अगर आपको याद हो। मैंने कहा यार सर्दियां आ गई हैं, पानी का इंटेक सबका कम हो गया। ठीक है। नॉर्मली गर्मियों में मैं मरीज को कहता हूँ 3 लीटर ऑफ वाटर पीना है गर्मियों में। मेल के लिए ये है, मेल के लिए रिकमेंडेशन है। तो आजकल मैं जब किसी को कहता हूँ अपनी पेशेंट मेल या फीमेल को, बेटा पानी कितना? डॉक्टर साहब 2 गिलास पूरे दिन में। डॉक्टर साहब, मैं कहा बस 2-3। हाय डॉक्टर साहब, प्यास ही नहीं लगती, क्या करे बंदा। वाटर इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वाटर स्किन के लिए नहीं जरूरी, आपकी बॉडी के लिए। आपकी किडनीज को फ्लश करती हैं, क्रिएटिनिन यूरिया आपका
उसको कम करती है, आपके लिवर, आपके ब्लड, यानी पानी अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत हमें दुनिया में दी है जिसकी वजह से चेहरे पे ग्लो आती है। कई ख़वातीन आती हैं, डॉक्टर साहब मेरे चेहरे पे ग्लो नहीं है। डॉक्टर आते, मेरा चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ है, तो मैं कहता हूँ भाई बताओ क्या है? डॉक्टर साहब पानी बड़ा कम, जूसेस भी मैं नहीं पीती, मैं पानी भी नहीं पीती। तो वाटर इनटेक जो आप बात कर रहे हैं ये इतना ज़रूरी है। मैं फिर क्या कहता हूँ, चलो जी सर्दियाँ आ गई ना, आप कहते हैं डॉक्टर साहब पानी मैंने नहीं पीना ज़्यादा, मैं कहता हूँ जूस पी लो, मौसमी, माल्टा, कीनू, अनार, लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ चलिए, आलू बुखारा, इन चीज़ों का जब जूस जाएगा तो वो पानी की फॉर्म ही है ना जो जा रही है। तो आप अगर कहते हो यार पानी नहीं पिया जाता तो कम से कम जूस पी लो यार, जूस पीना कोई गुनाह है? इतना फ्रेश जूस पाकिस्तान में आजकल फल की भरमार है, मौसमी माल्टे की, तो वो हर चीज़ मिलती है, एवरीथिंग। तो मैं ये कहूँगा कि हमें अपनी डाइट का स्पेशली सर्दियों में बहुत ख्याल, और इसमें और क्या ऐड कर दूँ, पानी और जूसेस और फ्रूट्स के अलावा हमें कोशिश ये करनी है कि वेजिटेबल ज़्यादा लें। वेजिटेबल में मिनरल्स और वाइटामिन होते हैं, ये मैं बड़ी ज़रूरी बात कर रहा हूँ। खाली गोश्त पे ना लगे रहे, जा यार कढ़ाई ले आ, जा यार चरगे मुर्गे ले आ, जा यार मच्छी ले आ, ये खाएं ज़रूर, लेकिन मैं ये कहा करता हूँ कि इस पे हाथ हौला रखें, फ्रूट्स और जी हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, हमने देखा है कि अंडर आर्म और अंडर लेग, मेल और फीमेल दोनों में गर्मी सर्दी के अंदर हर वक्त यहाँ खुश्की रहती है लोगों की, इससे अगर बचाव करें तो कैसे करें? सबसे बड़ी बात है अंडर आर्म्स, और अंडर आर्म जिनको आर्मपिट्स कहते हैं, और अंडर लेग्स जिनको हम ग्रोइंस कहते हैं, थाइज, इनमें सब क्यों ये खुश्की रहती है? क्योंकि यहाँ अल्टीमेटली कोई वो नहीं है, हवा नहीं है। अब देखें ना, सुबह आपने जाना है, मैंने सुबह निकलना है, यही कपड़े पहन के जाना है, रात को जब बिस्तर में लेटना है तो ये कपड़े, और फिर भी वो शलवार कमीज में लेटना है, यानी ये कवर्ड है ना, ये बॉडी, ये सारा ये नज़र आता है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो आपने बात की, आर्मपिट्स में और थाइज में, ग्रॉइन में फंगस हो जाती है। गर्मी हो तो पसीने से होती है, सर्दी हो तो ना नहाने की वजह से होती है, और वो जो हमने अंडरवियर पहना होता है मर्दों ने, और वही टाइट जीन्स पहनी, फिर हमारी स्किन थाइज एक से दूसरे को लगती हैं, हमारी स्क्रॉटल स्किन टेस्टिकुलर स्किन से रब करती हैं, वो फ्रिक्शन होगी, फिर फंगस बन जाएगी, बगलों में भी पसीना आएगा, फंगस। अच्छा, फिर हम लोग जो हेयर्स को ब्यूटी क्रीम से साफ करती हैं खवातीन, हम लोग भी अपना वो यूज़ करते हैं सेफ्टी और जेल, उसके साथ भी फंगस आ सकती है, नीचे भी हमें इसी तरह। सो फंगस का बगलों में और नीचे सर्दियों में आना बहुत कॉमन है। रीज़न क्या है कि जी हमने एक तो कपड़े बहुत मोटे पहने होते हैं, बहुत थिक कपड़े होते हैं सर्दी की वजह से, बच्चे तो नहाते ही नहीं हैं, हफ्ते में माएँ एक दफ़ा नहलाती हैं बच्चों को कि यार इसको निमोनिया ना हो जाए, ठंड ना लग जाए, दैट इज़ द रीज़न। सो इस वजह से वो जो है हमें ये करना चाहिए कि हम कोई डिओड्रेंट भी यूज़ करें, और कोशिश करें कि शलवार कमीज घर में आके खुले खुले कपड़े पहने, बहुत टाइट ये जीन्स हर वक्त पहन के रखने, टाइट अंडरवियर इनको अवॉइड करें रेस्ट टाइम पे, यानी अपने आप को एग्जैक्टली। अच्छा सर, जो सन एक्सपोजर होता है, सूरज की रोशनी है, ये स्किन के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है? बहुत ज़रूरी। विटामिन डी तो आपको पता ही है, नहीं होगी तो मेरे पास 2 मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब मेरी विटामिन डी का टेस्ट कराया बड़ा कम है। मैं कहा मेरी करा, तेरे से भी कम है। मैं कहा बेटा हम सारे पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो धूप में जाके बैठते हैं, यानी सिवाय सर्दियों के 2-3 माह में, दिसंबर जनवरी में धूप हमें अच्छी लगती है, जब मई जून में कोई पागल है जो धूप में बैठेगा जाके? आप और मैं जून के धूप में बैठे हुए हो सूरज के सामने, तो लोग कहेंगे इनको तो साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ जाके, यार ये तो धूप में सेक रहे हैं विटामिन डी के लिए। विटामिन डी कब मिलेगी? और हमें स्किन बर्न हो जाएगी धूप के साथ, और कैंसर स्किन का बनेगा। सो धूप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो ये धूप नहीं है जो हमारे मुल्कों में होती है, गर्मी में जून से शुरू हुई तो सितंबर तक गई तो आपने अपने आप को काला कर लिया। धूप में आपने उतना रहना जितनी आपको ज़रूरत है, अपने आप को डार्क नहीं करना, कंप्लेक्शन को, और कोशिश ये करें कि धूप में बहुत ज़्यादा जाने की बजाय विटामिन डी आप ओरली भी ले लें, सप्लीमेंट में भी ले लें, और जब जाएं सन ब्लॉक लगाएं। अगर रंग बहुत गोरा है, जिस तरह हमारे KPK में लोग हैं, पठान, या हमारे कश्मीरी लोग होते हैं, वेरी फेयर हमारी यहाँ जो है, उसमें हमें धूप को बहुत अवॉइड करना है, क्योंकि चांसेस ऑफ स्किन कैंसर आर मोर, वो बढ़ जाता है। गोरी स्किन में स्किन कैंसर ज़्यादा आता है, ब्राउन स्किन में स्किन कैंसर ज़्यादा नहीं होता। ये बात याद रखनी। इसलिए हम फिर मरीज को उसकी स्किन देख के बताते हैं कि तुमने धूप में कितना रहना है, और तुम धूप में सन ब्लॉक लगा सकते हो, और वो SPF कितना लगाना है, 40, 50, 60 सन ब्लॉक जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है वो कितना होना चाहिए।
और साथ में ये भी फिर कि कौन से टाइम में धूप जी, किस वक्त धूप में जाना। ठीक होगी। अच्छा सर, जो फ्रेश ऑक्सीजन होती है इसका भी स्किन को कोई बेनिफिट होता है जब आप वॉक कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं? देखिए मैं एक बात बताऊं तनवीर, फ्रेश ऑक्सीजन जैसी तो चीज़ ही कोई नहीं। अल्लाह ताला ने ये, अगर हवा में ऑक्सीजन ना होती तो हम जिंदा ही ना रहते। बिल्कुल ऐसा। हाँ, वो कहते हैं ना हमारी जो लंग्स हैं, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऐसे- कहते हैं ना, ऐसे। हम जब लेते हैं सांस, और वॉक के दौरान वो फैट भी कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए एग्जैक्टली बनती है। तो फिर बात यह है कि आप सोचो ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है। ऑक्सीजन हमारी स्किन के लिए, लंग्स के लिए, हमारे आंखों के लिए, एवरीथिंग। ऑक्सीजन ना होती तो ये दुनिया ज़मीन पे ना होती। बिल्कुल ऐसे ही। सर, स्किन की डिटॉक्सिफिकेशन का बेहतरीन तरीका क्या है? देखिए, स्किन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए मैं कहूँगा ये देसी टोटके ना यूज़ करें। ठीक। फ्रूट्स, जूस, फल, दूध, दही, दालें, सब्जियां, मिल्क शेक, पानी टका आगे लो। ठीक। जब अल्लाह ताला ने नेमतें इतनी दी यानी है, इनपुट अच्छा होगा तो आउटपुट भी। मैं हमेशा ही कहता हूँ, देखे ना, एक बंदा कहता है मैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कोई सप्लीमेंट दे दें, मुझे डिटॉक्सिफिकेशन के लोकल दे दो। मैं कहता हूँ सप्लीमेंट होते हैं नानियाँ दादियाँ वास्ते। अब आपकी उम्र का बंदा, मैं तो बूढ़ा हूँ, खैर आप तो बच्चे हो कल के, आपकी उम्र का बंदा मुझे कहा डॉक्टर साहब मुझे कोई सप्लीमेंट, मैं कहूँगा यार क्या जरूरत है तनवीर, फ्रूट खा, जूस खा, सब्जी जो खा, उम्र है गोश्त आपकी खा, खाने तू जवान मुंडा है यार। तो पॉइंट इज के अच्छी डाइट लें, अच्छी गदा खाएं, अच्छे माहौल में रहें, पोल्यूशन और डस्ट से बचाएं, डिटॉक्सिफिकेशन आपकी होती रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शन का बहुत जोर है, लोगों को बुखार, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, इसके साथ साथ मेजल्स, खसरा और इस तरह की कैफियत भी आ रही है और वायरल इन्फेक्शन भी बॉडी के ऊपर होता है। तो क्या इस तरह के जो निशानात किसी बीमारी के थ्रू आते हैं तो उनको जाने में कितना टाइम लग सकता है? देखो बात है वायरल इन्फेक्शन, आप तो जानते हैं बीइंग ए डॉक्टर, MMR का जो टीका लगाया जाता है सर। पैदाइश पे, वो क्यों देते हैं? उसमें 3 चीजें हैं, सर। मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। बिल्कुल ऐसे। खसरा भी है, कनपेड़े भी हैं और रूबेला भी है, जिसको येलो फीवर भी कई लोग कहते सर, ऐसे। हैं, पीला बुखार, काला बुखार जो भी है। चिकन पॉक्स जो है ये भी वायरल है, जिसको हम उर्दू में लाखड़ा काखड़ा कहते हैं। ऐसे ही सर। मोके होते हैं जिनको हम अंग्रेजी में वॉट्स कहते हैं। हर्पीज होती है जिसको यानी वो सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद भी आ जाती है, ऐसे ही। हर्पीज। अच्छा, अब ये वायरल डिजीज क्या होती हैं? जब सर्दी होगी ना तो ड्राई वेदर में वायरस जल्दी रेप्लिकेट करता है, सर। ठीक है ना, वो ज्यादा फैलता है। और अल्टीमेटली क्या होगा? अब आजकल मैं एक और बात बताता चलूं, जो आपने वायरसेस की बात की है ना, आजकल फ्लू वायरस बहुत हुई हुई है। ऐसे ही है, बिल्कुल। मुझे बाकियों कराची पिंडी का तो नहीं पता, लाहौर में बहुत- जो भी मेरा मरीज आता है ना, कमरे में खांसता हुआ आता है और खांसता हुआ निकलता है। ऐसे ही। इतना फ्लू, नाक बह रहा है फ्लू। मेरे घर में भी, मैं ऐसे अब ही। आजकल ऑब्वियसली प्रिंसिपल हूँ, एक जगह वाइस प्रिंसिपल हूँ, तो वहाँ मैं जाता हूँ, सुबह मरीज आते हैं तो मैं उनको दूर बिठाता हूँ, कहता हूँ या मास्क पहनो या 6 फुट दूर हो जाओ, तो मेरे मुंह में ना खांसो, नहीं तो मैं भी गया, जो भी वायरस है। ऐसे। तो ये वायरल इन्फेक्शन इस सीजन में बहुत बढ़ जाती है। ठीक तो हमें उसका करना क्या है? उसका बेस्ट प्रिवेंशन है कि हम मास्क पहना करें, ठीक है। 6 फुट का डिस्टेंस रखें। और जो आपने निशानों की बात की है, सर। देखें, अब ये मीजल्स को उर्दू में खसरा कहते हैं। ऐसे ही। मीजल्स की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट है सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक का क्या मतलब होता है? कि जब सिम्टम्स बुखार है। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी हमारे साथ मौजूद होंगे और मज़े की गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम। मेरे साथ जो आज की मारूफ शख्सियात मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपने इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में जैसे हमने बात की, अब भी हम हमारी ये कोशिश होती है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाए, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करने की भरपूर कोशिश की जाए। जी सर, हम खसरा के ऊपर बात कर रहे थे, वायरल इन्फेक्शन से। वो मैं ये बता रहा था कि खसरा जो है, अब ये लोगों को, बच्चों में कॉमन है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक का क्या मतलब? बुखार है तो उसके ठीक करो, गला खराब है, खांसी है, एंटीबायोटिक दे दो, खारिश है, एंटीहिस्टामिन दे दो, बॉडी रेड हो रही है, मॉइस्चराइजिंग लोशन दे दो। यही है ना मेन। अच्छा, अब जो हम ये, मुझे लोग कहते हैं भाई डॉक्टर साहब, अगर आप बचपन में जब बच्चा पैदा होता है हम उसकी वैक्सीनेशन कराते हैं, चिकन पॉक्स की भी हो रही है, MMR भी हो रही है, मॉन्टूज भी होता है, मॉन्टूज कराते हैं, फिर भी TB हो जाती है बड़े होके,
कहते हैं जी ये खसरे की कराई है, फिर भी मैं उनको बताता ही हूँ बेटा अगर ये ना कराई हो तो उसकी सिवेरिटी इतनी होगी बड़ी उम्र में कि डेथ भी होने का डर है। अगर ये कराई हो तो आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, तो वो जो चिकन पॉक्स होनी है या वो जो खसरा होना है, मीजल्स या मम्स होने हैं कनपेड़े, उनकी इंटेंसिटी कम होगी, उनकी सिम्टम्स कम। सो जब भी आपको वायरल इन्फेक्शन आए, चिकन पॉक्स आए जिसे लाखड़ा काकड़ा कहते हैं, या आपको ये मीजल और मम्स हो, तो आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेनी है, लंबे चौड़े ट्रीटमेंट से नहीं जाना, स्टीरॉयड नहीं लेने, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक, अपने कंसर्न डॉक्टर से बात करें। ये सारी ट्रीटेबल कंडीशन है। मसला वहाँ आता है इन बीमारियों का कि जहाँ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो। अगर एक बच्चे को या एक बड़े को, किसी को वो कोई अल्लाह ना करे कैंसर है, या एक बंदा जो है उसको कोई अंदरूनी बीमारी है, उनमें उसको कहते हैं कोमोर्बिडिटीज, ऐसे मरीजों में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस की ज्यादा होती है। तो अगर वो नहीं है तो ये हफ्ते हफ्ते की मान है, ये बीमारियां एक एक हफ्ते में ठीक हो जाएगी। सर खसरे की हमने बात की, चिकन पॉक्स के भी आजकल केस आते हैं खासतौर पे छोटे बच्चों में, तो उनके जब दानों के अंदर पीप पड़ जाती है, बाज़ दफ़ा दाने बिगड़ भी जाते हैं और उसके निशान जो बन जाते हैं, तो माएँ कंसर्न होती हैं क्या ये निशान परमानेंट रहेंगे या टेम्परेरी होंगे? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो निशान चिकन पॉक्स के रह जाती है ना, उन निशानों को अगर तो बच्चों में है तो वो उम्र के साथ ठीक हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना। लेकिन वो जो अगर मुंह पे निशान बड़े बड़े बड़ी उम्र में चिकन पॉक्स के रह जाते हैं, वो खाली चिकन पॉक्स नहीं, जिनको स्मॉल पॉक्स हुआ था 20 साल पहले, चीचक जिसे कहते थे, या उसके स्कार हैं, उसकी ट्रीटमेंट 100% आ गई है PRP, ठीक है, CO2 लेजर और PRP लेजर, ये हम 2 करते हैं सारे। मैं खुद भी करता हूँ, मैं तो बल्कि लेजर का पाइनियर हूँ, पाकिस्तान में बानी हूँ, आपको पता है। तो हम जब PRP हम क्या करते हैं, आपके मुंह पे किसी भी रीजन की वजह से कट आ गया, आप मुझे आके कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हुआ था 10 साल पहले, ये उसका स्कार नहीं जा रहा, डॉक्टर साहब मेरे ये चिकन पॉक्स के बाद के खड्डे पड़े हुए हैं, मेरे एक्नी के बाद, कील महासों के बाद खड्डे पड़ जाते हैं, मैं आपको कहूँगा तनवीर साहब घबराना नहीं, 4 से 5 सेशन होंगे, 6 सेशन, महीने बाद आना है। एक सेशन में मैं PRP करूंगा, अगले सेशन में CO2 लेजर, और चेहरा आपका 80-90% साफ हो जाएगा। तो अब हमारे पास ट्रीटमेंट निशानों के लिए भी है और स्कार्स के लिए भी, जिसको उर्दू में खड्डे या पंजाबी में गड़े कहते हैं, वो भी है। ठीक हो गया। अच्छा सर, हम ये देखते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर पिगमेंटेशन हो जाती है, स्याहियाँ पड़ जाती हैं और पक्के निशान फिक्स हुए होते हैं, क्या उनका इलाज भी लेजर के थ्रू? 100%। लेजर से ज्यादा उनका इलाज जो है वो क्रीमों और लोशन के साथ है। मिलाजमा जिसे कहते हैं, सियाइयां, उर्दू में छाइयां भी कहते हैं, अंग्रेजी में मिलाजमा कहते हैं हम लोग। तो वो मिलाजमा जो है ना, उसका भी 100% लेजर में इलाज नहीं आया। क्यू स्विच लेजर अवेलेबल है सर, वो मार्केट में अवेलेबल है। पिको सेकंड लेजर अवेलेबल है, ये जिनके साथ हम करते हैं, लेकिन वो तिलों के लिए बहुत अच्छे हैं लेजर। जब छाइयाँ पड़ जाती है ना, बटरफ्लाई एरिया, इस एरिया में नाक में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, तो हम खातून को ये कहते हैं कि तुमने बेटा डाइट पे फोकस करना है और कोशिश करो प्रेगनेंसी में अगला बच्चा 5 साल बाद गैप दे के करो, साथ साथ मत करो। फिर ऐसी खवातीन को हमें कहना होता है कि अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए गायनी वाली से ज़रूर बात करें, डॉक्टर से, उनको बताओ पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं है, हार्मोनल इश्यूज तो नहीं है, फिर वो उनको वो बताती है। तो वो ये ट्रीटमेंट हमारा इस तरह चलता है, जो ये हम उनको, लेकिन अभी तक मुस्तनिद जो छाइयाँ जिसे मिलाजमा कहते हैं, उसका लेजर में कोई इलाज नहीं है। ये मैं आपको कैटेगोरिकली तजर्बे के साथ बता रहा हूँ। ठीक है। जो डर्मो एपिडर्मल मिलाजमा और जो डीप डर्मल मिलाजमा बहुत, उसका सिर्फ इलाज है क्या, पीलिंग कर लें, उसका अपना क्रीम दे दें, लोशन दे दें, माइक्रोडर्म कर लें। लेज़र में अभी तक उसका इलाज नहीं आया। क्यू स्विच लेज़र अवेलेबल है जो हम करते हैं, उसके अलावा हमारे पास पिको सेकंड भी है, लेकिन जो तिल हैं उनका इलाज है। हाँ, जो बर्थ मार्क्स होते हैं उसका इलाज है क्यू स्विच लेज़र में और पिको सेकंड लेज़र में, लेकिन स्याहियों का इलाज हम करते, मैं खुद क्रीम बनाता हूँ। ठीक। पिगमेंटेशन के लिए जो ये मुंह पे छाइयाँ पड़ जाती हैं, इसके लिए मेरे वालिद एक फार्मूला बनाते होते थे, अल्लाह बख्शी शबीर साहब, गुलाम शबीर साहब, मैं वही अभी भी मरीजों को देता हूँ, और वो इतना इफेक्टिव है कि वो जब खवातीन यूज़ करती हैं प्रेगनेंसी के बाद, यानी 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो उसके बाद 3-4 माह में चेहरे पे उनकी ग्लो आ जाती है और वो सब स्याहियाँ साफ हो जाती हैं। ठीक हो गया।
अच्छा सर, जैसे कि हमने देखा है कि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की हमने बात की, फंगल की बात की, तो फीमेल्स के अंदर हम देखते हैं वेजाइनल डिस्चार्जिंग होता है और उस दौरान में वो कई बॉडी वॉशेस इस्तेमाल करती हैं या कई ऐसे एंटीसेप्टिक उनको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो बीइंग अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, आपकी राय इसमें क्या है? देखिए, वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत कॉमन मेरे पास पेशेंट आते हैं सर। मैरिड तो बहुत आती हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, वजाइना में सबसे ज्यादा कैंडिडा और ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस की ग्रोथ होती है। ऐसी। ये दो हैं, अगर आपको याद हो एज ए डॉक्टर। जी सर। अच्छा, अब वो क्या होता है, वो औरत आती है जो मैरिड है, डॉक्टर साहब मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे तो डिस्चार्ज बहुत होता है, मुझे तो हर वक्त पानी गिरता रहता है, मेरी तो वजाइना सूज गई है, मेरी तो वजाइना में इरिटेशन है। तो हमने पहले डायग्नोज करना है कि क्या उसको कैंडिडल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, कैंडिडाइसिस, या उसको बैक्टीरियल है, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस है। फिर जब वो हम कल्चर कराते हैं उसका, वो जो पानी गिर रहा होता है, उससे पता चल जाता है कि अब हमने फंगस का ट्रीटमेंट देना है, वायरल या बैक्टीरियल। अच्छा, एक और बताऊं, हर्पीज बड़ा कॉमन है। ऐसी। अगर हस्बैंड को हर्पीज है जेनिटैलिस, यानी पेशाब वाली जगह पे, और वो अपनी वाइफ के साथ इंटरकोर्स करता है, वो वाइफ को इमीडिएटली दे देगा। ठीक हो गया। वो हस्बैंड लाया होगा कहीं और से, ये तोहफा कहीं और से वो लेके आते हैं, दे देते अपनी बीवी को, और बीवी को इरिटेशन, और वो वजाइना रेड हो जाती है उनकी, बिल्कुल इतनी इरिटेबल होती है कि वो औरत कहती है जी कि मैं अगर पेशाब भी करती हूँ ना तो मुझे इतनी बर्निंग होती है कि मैं बैठ नहीं सकती कमोड के ऊपर मुझे। फिर हमें उनको एंटीबायोटिक भी देनी होती है, हमें उनको एंटी फंगल या एंटी वायरल भी देनी होती है, और फिर हमें उनको लोकल हम लोशन, जेल्स और ब्लैंड एप्लीकेशन देते हैं, जिसके साथ उनकी थाइज और जो वजाइना है, जो प्यूबिक रीजन है, उसको थोड़ा सा वो सूदिंग इफेक्ट आए, जो वो हर वक्त बैठ के तो इचिंग कर रही होती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार पेशेंट इन कंप्लेन के साथ आते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, बॉडी लोशन, साबुन या बॉडी वॉशेस, बीइंग अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? क्या यूज करें? बात सुने, एक ही है मेरी रिकमेंड, ये आज मैं बड़ी ज़रूरी बात कर रहा हूँ आपके अच्छे सवाल से। हमारा जो बॉडी का स्किन का सरफेस है ना, उसका पीएच है 7 से लेके 7.5 तक, ये पीएच है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने ये करना है कि साबुन, बॉडी लोशन या बॉडी वॉश वो देना है जिसका पीएच 7 से लेके 8 के दरमियान हो। ठीक, 7 से 8 के दरमियान हो पीएच हो, और वो 1-2 ही साबुन है मार्केट में, मैं यहाँ वो नाम नहीं ले सकता सर, वो मैं मुश्किल होगा मेरे लिए वो बताना, तो वो मैं नहीं, बाकी जितने साबुन है मार्केट में, ठीक है, जो ये टीवी पे एड्स में हमारी बच्चियां देखती हैं, ऐसे करीना कपूर, कतरीना और ये अपना माधुरी वो यूज कर रही हैं, वो सब रबिश है, वो सिर्फ वो उनका एक कमर्शियल होता है, पब्लिसिटी है। तो आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछना है कि डॉक्टर साहब मैंने बॉडी वॉश कौन सा यूज करना है, मैंने लोशन कौन सा यूज करना है, जेल और साबुन कौन सा यूज करना है, वो हम आपको बताएंगे, और उसके साथ आपकी स्किन पे कभी भी सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं आएगी। कई कहते हैं जी मुझे तो साबुन, बड़े मरीज आपको कहते होंगे लोग, डॉक्टर साहब साबुन ही सूट नहीं करता, मुझे तो शैम्पू सूट नहीं करता, मेरे तो बाल गिर गए फलाने शैम्पू से। तो एक शैम्पू सबके लिए नहीं हो सकता, एक साबुन आपकी पूरी फैमिली के लिए नहीं हो सकता, आपने स्किन देख के ट्रीट करना है। अब आपके बाल और हैं, मेरे बाल और हैं, आपकी वाइफ की और हैं, मेरे वाइफ की और हैं, हम सबके डिफरेंट हैं, तो वो जो डिफरेंट हेयर ग्रोथ है उसके लिए शैम्पूज भी डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही। अब आपको अगर डैंड्रफ है या मुझे डैंड्रफ है तो मेरा शैम्पू डिफरेंट होगा, बिल्कुल, वो एक नहीं होगा। अगर मेरी फैमिली में, आपकी फैमिली में डैंड्रफ नहीं है तो वो एंटी डैंड्रफ और कंडीशनर यूज होगा। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, एक शैम्पू रखा, चल भाई सारी फैमिली, आपने कहा अपनी बीवी को मैं दफ्तर जा रहा हूं, बच्चों को भी इसी शैम्पू से सर धुला दो, दैट इज रॉन्ग। हमें यह देखना है कि बच्चों की स्कैल्प जो है डैंड्रफ फ्री है कि नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, आपकी वाइफ की स्किन कैसी है आपकी, फिर हमें शैम्पूज, लोशन, बॉडी वॉश और ये स्प्रेज देनी है। ठीक हो गया सर। हर्पीज जोस्टर की बात हुई, आजकल हम देख रहे हैं, पहले ये पेशेंट 100 में से कोई 2-4% होते थे, अब हम देख रहे हैं तकरीबन ये 30 to 40% इनकी जो रेशो बढ़ रही है क्लिनिक पे ना, कुछ लोगों की कमर पे आता है, कुछ के नीचे आता है, तो इसकी बेसिक रीजन और आसान इलाज क्या है? हर्पीज जोस्टर को पंजाबी में कलवतरा कहते हैं सर। मैं जब कभी अपने सरगोदा जाता हूँ, मेरा गाँव है वहाँ, तो मेरे पास मरीज उन्होंने हमें बताया, तो वो आगे कहते रहे शाह जी मैनू कलवतरा हो गया, तो मैं कहता था यार वो क्या, देखा तो वो हर्पीज थी। हर्पीज की जो आपने बताई ना सर, एक सबसे ज्यादा कॉमन जो है ना वो है थोरेसिक हर्पीज, चेस्ट के ऊपर,
सर। फिर है सर्वाइकल हर्पीज इधर, फिर ऑफ्थेल्मिक हर्पीज, फिर लंबर हर्पीज, लंबोसेक्रल हर्पीज जोस्टर। हर्पीज जोस्टर में पेन बहुत होती है, ये बात याद रखनी है। इतनी पेन होती है मरीज को, मरीज आगे कहता है डॉक्टर साहब मैं मर गया, मुझे बचा लें, मैं मर जाऊंगा, मुझे तो हार्ट अटैक की इतनी लोगों को नहीं फील होगी जितनी इसमें होती है। जो वायरस होता है ना चिकन पॉक्स का, लाकड़े काकड़े का, जिसे कहते हैं वेरिसेला जोस्टर वायरस, जो बचपन में हुआ होता है, ये वो वायरस बॉडी में रह जाता है। ठीक है। ये वही वायरस रीएक्टिवेट करता है जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है, जब आपकी कुव्वत मदाफत कम हो जाती है। अब लेट से आपको मुझे बचपन में चिकन पॉक्स हुआ होगा, हम तो भूल गए, हमारे पेरेंट्स ने कभी बताया होगा या नहीं याद होगा। अब वायरस हमारी बॉडी में डेड पड़ा है, वो रेस्ट कर रहा है, सोया हुआ है, मजे कर रहा है, फिर रहा है। अब अल्लाह ना करे आप और मैं एक मेजर बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसी कोई अंदरूनी, और हम बहुत दवाइयां, हमारी कुव्वत मदाफत कम हो गई, हमारी इम्यूनिटी कम हो गई, वो जो वायरस है वो रिएक्टिवेट करेगा वेरिसेला जोस्टर, और वो रिएक्टिवेट करके आपको हर्पीज जोस्टर दे जाएगा, जिसे पंजाबी में कलवतरा कहते हैं। लेकिन ये जानलेवा नहीं है, ठीक है, इसका खतरा कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात है 60 साल के बाद अगर ये हो तो पेन इसकी 6-6 महीने साल तक रहती है। ऐसे पेन के लिए भी दवाइयाँ आ गई हैं, इंजेक्शन भी आ गए हैं, वो भी देते हैं, क्रीम्स भी आ गई हैं पेन की, ट्रीटमेंट अब हर्पीज जोस्टर की आ गई है। लेकिन ये बात है कि इसकी पेन बहुत ज़्यादा है। चिकन पॉक्स में पेन नहीं होती, चिकन पॉक्स में खारिश है, इसमें खाली पेन होती, ये लगने वाली नहीं है, ये कंटेजियस नहीं है। चिकन पॉक्स इमीडिएटली कंटेजियस है, ठीक हो गया। उसमें तो चिकन पॉक्स का अगर आज एक बच्चे को घर में है, साथ ही दूसरे बच्चे को, अगर माँ को चिकन पॉक्स थी बचपन हुआ, माँ भी फंस गई, बाप को नहीं, वो चिकन पॉक्स, और वन टाइम होता है जिंदगी में, एक दफ़ा चिकन पॉक्स, जिंदगी में एक दफ़ा हर्पीज जोस्टर, ठीक है, बार बार नहीं होता, बिल्कुल जिंदगी में एक बार। अगर कोई बार बार रो ले तो डायग्नोसिस गलत है उस डॉक्टर का, फिर ये घर वालों ने गलत बताया। वो आपके पास एक मरीज आ जाए, वो आपको कहता है तनवीर साहब मुझे चौथी दफ़ा हर्पीज जोस्टर हुआ है या 5वीं दफ़ा चिकन पॉक्स हुआ है, वो गलत कह रहे हैं, हुआ एक दफ़ा ही है। उस तरह के दाने निकले, उसने कहा चिकन पॉक्स हो गया, समझा, ये उस तरह की लकीर यहाँ पड़ी, उसने कहा जी मुझे हर्पीज जोस्टर हो गया। दैट इज नॉट दैट। हर्पीज जोस्टर को लेमैन टर्म में शिंगल्स कहते हैं। ठीक है, लोग आगे कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे शिंगल्स हो गया, तो मैंने कहा ये भी हमारे नाज़रीन को पता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, वाट की जैसे आपने बात की, तिल, मोके, ये बड़े बड़े लोगों की कमर पे भी होते हैं, चेहरे पे भी होते हैं, कान, नोज, हर जगह पे होते हैं। इनको अगर उतारने का तरीका हो तो क्या वो थ्रू लेजर होगा, थ्रू मेडिकेशन होगा? ओनली थ्रू इलेक्ट्रोकॉटरी, बर्न करके मोकों को जलाया जाता है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 क्रायो सर्जरी, लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे के साथ। ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन होती है -200 300 टेम्परेचर पे, ठंडी गैस, वो बच्चों के लिए है। बच्चे छोटे जो होते हैं वो कॉटरी तो नहीं कराएंगे, इलेक्ट्रोकॉटरी। इलेक्ट्रोकॉटरी क्या होती है चीज़, बिजली के करंट के साथ, वो नोजल के साथ, नीडल के साथ आपने बर्न करना है, वो बच्चे बर्न नहीं कराते। तो बच्चों का बेस्ट होता है हम क्रायो सर्जरी करते हैं ठंडी गैस के साथ, बच्चा रोता भी नहीं है, फारग हो जाता है। फिर अगर क्रायो और कॉटरी है तो केमिकल पीलिंग है, पोडोफाइलम रेजिन एक केमिकल है जो हम बनवाते हैं, पोडोफाइलम। और जेनिटल वॉर्ड्स बहुत मसला है वहाँ, जब भी जेनिटल वॉर्ड्स होंगे, प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि अगर जेनिटल वॉर्ड्स हैं तो बंदे को हैं वो अपनी वाइफ को दे देगा। अगर वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है पर चांस, तो अल्लाह ना करे बच्चे में जाने का डर है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी। तो डिलीवरी के वक्त भी अगर वाइफ के जेनिटल वॉर्ड्स हैं, वजाइनल वॉर्ड्स हैं, तो यू हैव टू फर्स्ट ट्रीट। गायनेकोलॉजिस्ट क्या करेगी, हम उसको कहेंगे तुम खुद कर दो इसकी कॉटरी, हमारे पास भेजो, ताकि डिलीवरी से पहले अगर बच्चा डिलीवर कर रहे हैं ये ना हो कि माँ बच्चे को वॉर्ड्स से जाए। तो इसकी ट्रीटमेंट मैंने केमिकल, अगली ट्रीटमेंट इसकी जो है वो लेज़र है, CO2 लेज़र, वो हम करते हैं और उससे ख़त्म हो जाते हैं। वॉट्स भी 2-3 किस्म के, ये तो वायरल हो गए लगने वाले। एक होते हैं सेबरिक वॉट्स जो जेनेटिक होते हैं, ठीक है, बाप को थे, दादे को थे, बड़े बड़े मोटे मोटे काले काले से होते हैं बॉडी पे, जिस्म पे, उनका भी लेजर है, उनकी भी कॉटरी है, ट्रीटेबल है सब चीजें। ये आज के दौर में सारी चीजें मुमकिन, आजकल के दौर में सब जहां लेजर आ गए हैं, कॉटरी, लेकिन प्राइमरी जो इसकी ट्रीटमेंट है वो इलेक्ट्रोकॉटरी और क्रायो सर्जरी। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसके अलावा हम देखते हैं आजकल ग्लास स्किन का बड़ा चर्चा है। लोग कहते हैं कि जी मैंने फलां जगह से ये ट्रीटमेंट एस्थेटिक लिया, मेरी स्किन ग्लास की तरह चमकती होगी। ये ग्लास स्किन क्या है? ये ग्लास टूट जाता है एकदम। रियलिटी तो यही है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे से ज्यादा कौन है तजर्बाकार। मुझे 45 साल डर्मेटोलॉजी में हो गए। प्रॉब्लम यार तनवीर जो सबसे बड़ी है ना,
हम डॉक्टरों ने भी क्वैकरी शुरू कर दी। ऐसे ही आई एम सॉरी टू से, ऐसे ही मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ऐसे ही हमारे कुछ डॉक्टर हैं जो क्वैक बन गए। बिल्कुल ऐसे। एक तो क्वैक होता है ना जो मैट्रिक पास है और दुकानदारी हम कहते हैं इसके क्वैक जोड़, तू तेरे पास क्या क्वालिफिकेशन है, तू पीएमडी से रजिस्टर्ड है, तू ये तो झूठा फ्रॉडी है। एक डॉक्टर जो पीएमडीसी से रजिस्टर्ड हो, अगर वो 2 नंबरियां शुरू कर दे कोई भी, तो वो उसका फिर वो अल्लाह ताला को भी ऊपर जाके हिसाब देना, ये डरते रहना चाहिए। हो ये रहा है ग्लास स्किन का, आप मेरे पास आए सर, आपने मुझे आके कहा कादमी साहब मेरी ग्लास स्किन कर दें, यू आर द टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट, आपके पास लेज़र हैं, फलानी चीज़ें हैं, आपके पास पीआरपी है, बोटॉक्स है, फिलर्स हैं, एक्सोसोम्स हैं, सब कुछ है। मैं अभी ये देखता हूँ कि यार ये तो बड़ी मोटी सामी है, इसको लंबा डाल लो। मैं कहता हूँ जी 50,000 रुपये जमा कराएं तो लेट जाओ। अब मैं क्या करूँगा, मैं वो रिजुविनेटिंग लेज़र यूज़ करूँगा। एक बात बताता चलूँ, एक दफ़ा आपने कोई फेशियल प्रोसीजर करा लिया, बोटॉक्स हो, फिलर्स हो, रिजुविनेटिंग लेज़र हो, पीआरपी हो, एक्सोसोम्स हो, तो ये काम चल सो चल है। फिर रुकेगा, ये वन टाइम नहीं है, ये वन टाइम नहीं है। अब आपने हर 6 महीने बाद 80,000, 60,000, 40,000, 50,000 देने देना डॉक्टर को जाके, क्योंकि उसने आपको फंसा लिया। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी वेयर एंड टेयर बहुत हो जाएगी स्किन की। सो वो ग्लास स्किन करते करते 10 लाख रुपया खर्च करके एक दिन जब आप अगर मियाँ तो आपकी बीवी ग्लास स्किन के, तो आपने अपनी बीवी को कहना है 10 लाख रुपया तुझे मैं दे चुका हूँ, मुझे ऐसी स्किन पसंद है जैसी तेरी है, मुझे नहीं ग्लास स्किन चाहिए, तू बंद करते जाना। लो जी, वो बीवी भी फ्रस्ट्रेटेड है, आपने भी सोचा कि इसने कितनी गलती की है पैसे। सो ग्लास स्किन के लिए मैं ये समझता हूँ ये प्रोसीजर जो हैं जहाँ ज़रूरत है वहाँ करें। ठीक। आप यकीन करो तनवीर, मेरे पास ख़वातीन आती हैं यूँ लफाफे पैसों के उनके पास, अमीर घराने की पढ़ी लिखी ख़वातीन, डॉक्टर आते मेरी रिजुविनेटिंग लेज़र कर दें स्किन की, मेरा बोटॉक्स कर दें, मेरे फिलर्स कर दें। मैं कहता हूँ पैसे उठाओ और भाग जाओ, यू डोंट रिक्वायर। कहती आपको क्या है, पैसे तो मैं दे रही हूँ, मैं आपको पैसे। मैं कहता हूँ मुझे क्या है, वो ऊपर एक जिसको सबसे बड़ी ताकत, मैंने एक दिन ऊपर जाना है, बिल्कुल सारी उम्र मैंने नहीं यहाँ बैठना, बिल्कुल ऊपर जाके वो जब रजिस्टर खुलेगा ना तो उसमें पूछा जाएगा कादमी साहब आपने एक औरत से 80,000 लिया था और उस औरत का वो ज़रूरत ही नहीं थी, तो वो आपने क्यों किया, इसका हिसाब दें। बिल्कुल। तो ये लोग समझते नहीं हमारे डॉक्टर, तो मैं उस वक्त उन्हें कह देता हूँ, मेरा ये होता है अगर ज़रूरत है तो ज़रूर करें, प्रोसीजर करवाएं। लड़की है क्या, उसका नाक बहुत मोटा है, उसका रिश्ता नहीं हो रहा, बहुत खूबसूरत है, गुड लुकिंग है, पढ़ी लिखी है, लेकिन उसकी राइनोप्लास्टी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं होनी चाहिए। एक लड़का यंग एज का 16 साल का वो गंजा हो गया, अब उसकी शादी भी होनी है 22-23 पे, लड़की कहती है जी बाल जो गंजा लड़का नहीं चाहिए, बिल्कुल पीआरपी कराएं, एक्सोसोम्स कराएं। तो बात यह है, इसका लुब्बे लबाब क्या सारी बात का ग्लास स्किन का, कि आपको एक दफ़ा अगर प्रोसीजर करा लिया तो आपको ये रिपीटेडली करानी पड़ेंगे। ग्लास स्किन सिवाय 5 वक्त की नमाज, रोज़ा, वज़ू, नबी पाक का रोज़ा, अल्लाह ताला का घर, इसके अलावा ग्लास स्किन नहीं आते। बस मेरा तो ये ख्याल है, आबे ज़मज़म पिएं, जाके आबे ज़मज़म से मुँह धोएं, आबे ज़मज़म से नहाए, गिलास ही गिलास नजर आएंगे पूरी बॉडी पे। ऐसी स्किन अल्लाह ताला देगा कि किसी प्रोसीजर की जरूरत नहीं है अल्लाह के दर पे जाके। थैंक यू सो मच सर, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी हमारे साथ मौजूद थे और हम कोशिश कर रहे थे कि हर सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ उनके सामने रखें ताकि उनकी एक्सपर्ट जो ओपिनियन है वो आप लोगों तक पहुंचाया जा सके और आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। हम कोशिश करते हैं कि आज के दौर के अंदर AI का दौर है, IT का दौर है, लोगों को डिफरेंट किस्म की फेक वीडियोस और फेक स्किन दिखा के और डिफरेंट किस्म के ऐसे प्रोसीजर में डाल दिया जाता है जिसके उसको साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हमने अपने एक्सपर्ट को बुला के इन सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करने की कोशिश की। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ कोई भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, डॉक्टर साहब के मुतल्लिक़ चाहिए हो, या आप उनसे रब्ता करना चाह रहे हो, कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब को दोबारा किसी और प्रोग्राम में बुला के जो आपके बाकी सवाल हैं उनके जवाब भी लिए जाएँ। मुझे प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, हम दोबारा एक प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।